Okay, now we have a next topic that is drift velocity and mobility. थोड़ा सा मैं पहले थ्योरी ब्रीफ कर दूं शॉर्ट में, देन आफ्टर ये क्वेश्चंस हैं कुछ, इन्हें भी कर लिया जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि एक हमने कोई वायर लिया, ये सपोज़ करिए हमने एक वायर लिया, और आप सभी लोग जानते हो इस वायर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन का मतलब भी आप समझते होंगे कि जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, दिस वन, ये इधर जाएगा, उधर जाएगा, और इधर उधर घूमते घूमते फिर बाद में क्या होगा कि ऐसे 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 फिर वहीं पहुंच जाएगा जहाँ से चला था। दिस विल हैपन इफ़ देयर इज़ अ नो बैटरी अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ यू कैन से दिस वायर। बट अगर कोई बैटरी लगा दिया जाए तो इसका जो मोशन होगा वो ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, ऐसा वैसा रैंडम मोशन करेगा। लेकिन जब वो वापस एक चक्कर लगा लेगा तो आगे कुछ डिस्टेंस आएगा, वहीं पे नहीं पहुंचेगा। यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ से चला घुमा फिरा और फिर वहीं पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट यू कैन से ज़ीरो हो गया। लेकिन अगर बैटरी लगी हुई है तो कुछ ये स्लाइड आगे आकर के अपने मोशन को फिनिश करता है। तो यहाँ पे जितना ये आगे आया बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या बिकॉज ऑफ बैटरी, तो ये जो डिस्टेंस आगे आ गया डिवाइड बाई टाइम अगर कर दिया जाए तो वही होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, L/T, यू कैन से ये VD के बराबर हो जाएगा। और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है इसको हम करंट से भी रिलेट कर सकते हैं। वो होता है I बराबर NEAVD। यहाँ पे I करंट है, N ये ध्यान दीजिएगा, N है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल n और कैपिटल n में अंतर डेवलप करिएगा। कैपिटल N है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड स्मॉल n है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम फॉर अ गिवन मटेरियल। ये कांस्टेंट है, जबकि आपका जो n है ये कांस्टेंट नहीं है। अगर आप ज़्यादा वॉल्यूम का सैंपल ले लोगे तो जो कैपिटल N होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो भी बढ़ जाएगा। बट स्मॉल n ये मटेरियल पर डिपेंड करता है। एज लॉन्ग एज मटेरियल नॉट चेंजिंग, स्मॉल n विल नॉट चेंज। इट इज़ लाइक डेंसिटी। जैसे अगर आपने 1 kg की जगह 2 kg वायर ले लिया तो मास बढ़ेगा, उसी अनुपात में वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन डेंसिटी वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो चेंज नहीं करेगी। ठीक है, अब आगे आप यहाँ पर चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, I/A यू कैन राइट NEVD, और I/A आप जानते ही हो J के बराबर होता है। ठीक है, और जो J होता है ये ओम्स लॉ से आपको पता होगा, सिग्मा E के बराबर होता है। तो यहाँ से जो आपका ये VD है ये सिग्मा अपॉन NE देन E के बराबर आ जाएगा। और आप देख रहे हो कि ये VD जो है E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का रोल इस वाले टर्म से प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे जो सिग्मा अपॉन NE है यही म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका नाम मोबिलिटी होता है। थ्योरी तो बस इतनी ही है, फॉर्मूले तो बस इतने ही हैं, बाकी क्वेश्चन हैं कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को ना करते हुए कुछ आसान सा क्वेश्चन एक था जिसमें सिंपल फार्मूला ही लगाना था, वही कर लेते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इसमें सिंपल फार्मूला लगाना है, इसको ही कर लेते हैं। कह रहे हैं यूनिफॉर्म वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए दे दिया इन्होंने, ये 1mm² है, इसको आपने चेंज करना पड़ेगा, 10⁻⁻6 आएगा ये हो गया मीटर स्क्वायर में, SI यूनिट में। इसके बाद करंट की वैल्यू इन्होंने आगे बता रखी है, ये 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर हो गया। इसके बाद में कैलकुलेट करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD लिखिए और इसके आगे क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। और क्या गिवन है, N फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये नहीं कहा इन्होंने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इतने हैं, इन्होंने कहा फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये इतनी है। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर कैपिटल N नहीं दिया इन्होंने, स्मॉल n दिया है, 2 × 10⁻28। अब यहाँ पर ये 4 लोग हैं जिनको हमें रिलेट करना है। फॉर्मूला होता है I बराबर NEAVD, वैल्यूज़ पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, ये कैलकुलेशन है, आंसर आ जाएगा 1.56 × 10⁻³ बहुत आसान सा सवाल है ये, हालांकि आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। एग्ज़ाम में आसान और मुश्किल सारे ही आते हैं, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन जहाँ तक बैठेगा ये वाला, थोड़ा सा
इसमें क्या कहा जा रहा है कि नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, ये स्मॉल एन के बारे में बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एंड फिर कह रहे हैं कि हाउ लॉन्ग एन इलेक्ट्रॉन टेक डज टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ वायर टू अनदर एंड। कहानी कुछ ऐसी है, डायग्राम के थ्रू अगर बात करें तो ये एक वायर है, ये एक वायर है, इसमें एक एंड पर इलेक्ट्रॉन है और इसको ड्रिफ्ट होते 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 राइट एंड पे मान लो आना है। तो कह रहे हैं कितना टाइम लगेगा। लेंथ इन्होंने बता दी है, ये आपकी 3 मीटर है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और टाइम ये पूछ रहे हैं कितना लगेगा इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड पर आने में। तो आप समझ ही रहे हो कि इलेक्ट्रॉन ये इधर क्यों आएगा, इसकी ड्रिफ्टिंग इधर को क्यों होगी, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमें मान के चलना पड़ेगा एक बैटरी है, मैं प्लस माइनस मार्क किए दे रहा हूँ। यहाँ पर मेंशन हालांकि है नहीं, अंडरस्टूड है कि बिकॉज ऑफ बैटरी इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा वो ड्रिफ्ट मोशन होगा और इलेक्ट्रॉन दूसरे एंड पे पहुंच जाएगा। कितने टाइम में पहुंच जाएगा ये बताना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा लिया जाए, Vd = L/T। L की वैल्यू 3 है, टाइम हमें पता नहीं है। अगर किसी तरह से यहाँ पे हमें Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता चल जाए तो फिर हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो T निकल आएगा। तो अब हमारा कंसर्न होना चाहिए फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके लिए आप एक और फार्मूला देखें, अभी मैंने बताया कि NEAVD होता है। अब यहाँ पर I की वैल्यू देखिए दिया हुआ है, ये रहा, N का वैल्यू ये दिया हुआ है, ये रहा, E का वैल्यू ये याद करके जाना होता है 1.6 × 10⁻⁻90। तो ये और ये और ये और ये एरिया भी दिया हुआ है, सब रख देंगे तो VD निकल आएगा। यही किया है इन्होंने, देख लीजिए, ये इन्होंने Vd लिखा है I/NEA विद द हेल्प ऑफ दैट इक्वेशन, वैल्यू पुट करी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। नोटिसेबल पॉइंट हियर इज दैट कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 10⁻⁴ है, +4 नहीं है, तो ये बहुत कम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसीलिए यहाँ पर कुछ अटपटा सा टाइम आया है। क्या आया है टाइम, यहाँ पर जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी वाली आ जाएगी तो इसको आप यहाँ से उठा करके यहाँ पे रख दोगे और सॉल्व कर लोगे। किसको, 1.1 × 10⁻⁻4 = 3/T। तो यहाँ पर सॉल्व करने पे ये इतना आएगा, जिसे अगर आप फर्दर सॉल्व करें तो ये 7 और 33 मिनट लगेगा। इतना टाइम लगेगा। 3 मीटर का, मात्र 3 मीटर का वायर है। इससे लंबे लंबे वायर 10-10 मीटर के तो हमारे घरों में लगे होते हैं, ये मात्र 3 मीटर का वायर है। और इस वायर में इलेक्ट्रॉन को इस एंड से दूसरे एंड तक जाने में 7 घंटे लग रहे हैं। तो ये सिचुएशन समटाइम्स रियलिस्टिक नहीं लगती है, क्योंकि हमारे मन में ये ख्याल आता है कि जैसे हमने एक वायर लिया और यहाँ पे मान लो हमने एक बल्ब लगा रखा है और हमने बैटरी से जोड़ दिया, जैसे ही हम स्विच को क्लोज़ करते हैं ये बल्ब तुरंत जल जाता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि 7 घंटे लगते हो बल्ब को जलने में। 3 मीटर का अगर हम वायर यूज़ कर रहे हैं बल्ब को जलाने के लिए तो बल्ब 7 घंटे बाद तो नहीं जलता ना, बल्ब तो तुरंत जलता है। तो यहाँ पर आपको होमवर्क ये दिया जा रहा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, थ्योरेटिकली या असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा इस बात को। कैसे कि बताओ कि ये चीज़ कैसे जस्टिफाइड है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हेल्प से हम टाइम निकाल रहे हैं वो इतना ज़्यादा आ रहा है, बट बल्ब इतने ज़्यादा टाइम में नहीं जल रहा, वो तो तुरंत ही जल रहा है। इसका आंसर हालांकि यही है। मैंने दूसरा क्वेश्चन क्रिएट कर दिया है क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है कि हाउ यू विल जस्टिफाई योर आंसर, बिकॉज बल्ब गोज इंस्टेंटली although time when you calculate with the help of drift velocity it is too high। ये आपका एक क्वेश्चन और फिनिश हुआ। अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नहीं अभी इसको रुक जाते हैं, होल्ड पे डालते हैं, इसको करते हैं, ये शायद सही बैठेगा। इसमें एक नहीं दो वायर हैं, ये रहा एक एल्युमिनियम का वायर और एक ये रहा कॉपर का वायर, और इनको सीरीज़ में ज्वाइन किया है। सीरीज़ में ज्वाइन करने का मतलब आई होप आप समझते होंगे कि हमने एक ये वायर लिया और दूसरा वाला वायर हमने कहाँ पर बनाया, जहाँ से पहला ख़त्म किया वहीं से दूसरा बनाया। तो दूसरा वाला वायर और पहला वाला वायर कोई अंतर है क्या, देखिए डायमीटर में अंतर है। पहला वाला 0.24 सेंटीमीटर का है और दूसरा वाला जो वायर है वो इसी का बराबर का नहीं है, थोड़ा पतला बनेगा, ये 0.16 का है। कुछ इस प्रकार से आप एज्यूम कर लो, ठीक है, एक रफ स्केच है ये। अब यहाँ पर
आगे ये डायमीटर ऑफ दिस एंड डायमीटर ऑफ दैट साइड से देखोगे तो यहाँ पर जो सर्कल दिखेगा वो जो डायमीटर होगा वो 0.16 होगा और रेडियस निकालोगे तो 0.8 आएगा। और इधर अगर इस वायर को साइड से देखोगे तो डायमीटर ये हमने जो जानकारी लिखी है ये इधर वाले वायर के लिए है जो कि कॉपर का है, और इधर वाला वायर का जो डायमीटर है वो 0.16 है और रेडियस निकालोगे तो नहीं, इसका 0.24 है और रेडियस निकालोगे तो आपका 0.12 आ जाएगा। छोटा बड़ा आपको पता चल गया होगा। ये एल्युमिनियम का वायर है, ये मोटा है, और दूसरा जो कॉपर का वायर है वो पतला है। फिर कह रहे हैं द वायर कैरी इलेक्ट्रिक करंट 10 एम्पियर, 10 एम्पियर का करंट आपको इन एंड आउट कराना है। ये इधर से इन हो गई और ये इधर से आउट हो गई, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको शायद पता भी होगा कि सीरीज़ में करंट सेम होती है, 10 एम्पियर की करंट यहाँ भी होगी और 10 एम्पियर की करंट यहाँ भी होगी। इस बात को आप नोट कर लिए। आगे देखिए क्या पूछा जा रहा है, करंट डेंसिटी इन एल्युमिनियम वायर। यहाँ पे करंट डेंसिटी पूछा है, आपको दोनों में निकालना आना चाहिए और इसका जो कंक्लूजन है वो भी आना चाहिए कि भाई I बराबर होता है NeAVD, राइट। अब यहाँ पर आप देखो कि जो करंट है वो जो इसमें है वही इसमें है, तो I को हम C से रिप्लेस करेंगे और इसके बाद में E, ये आपका 1.6, ये भी एक कांस्टेंट ही है, इसको भी C से रिप्लेस कर लेंगे। बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट नहीं है, तो आप कहोगे NaVD। ये आपको आगे याद काम आएगा, इसलिए मैंने बताया। मतलब इस प्रकार की आगे आपको चीज़ें समझनी होंगी कि कौन से वायर में ड्रिफ्ट स्पीड ज़्यादा होगी, कौन से वायर में ड्रिफ्ट स्पीड कम होगी। इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन है, उसके लिए मैं आपको प्रिपेयर कर रहा था। इसमें तो बस वैल्यू पुट करनी है। अगर आपको करंट डेंसिटी निकालनी है तो इसका मतलब I निकालना है नहीं, I/A निकालना है। यहाँ से I/A जो आएगा वो NeVD आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करंट डेंसिटी निकालना है कौन वाले में, ये निकालना है एल्युमिनियम वाले में। करंट चाहे किसी वाले में भी हो वो तो 10 ही है, एरिया में केवल फ़र्क आएगा। एरिया विल बी πr²। आर की वैल्यू एल्युमिनियम वाले में निकालनी है ना करंट डेंसिटी, तो एरिया एल्युमिनियम वाले का लेंगे 0.24, डायमीटर है 0.12 कर देंगे, तो आर की जगह 0.12। यूनिट चेंज कर लेना, ये आपका सेंटीमीटर में है तो 10⁻⁻² हो जाएगा मल्टीप्लाई, अब ये हो गया मीटर में। इसके बाद ये पाई की वैल्यू 3.14। रेस्ट इज कैलकुलेशन, यू कैन चेक आउट ओवर ईयर। ये आई का वैल्यू है और ये पाई देन 0.12 10⁻⁻², ये ए का वैल्यू है। आई डिवाइड बाई ए कर दिया, करंट डेंसिटी आ गया। ये किस में आया है, ये करंट डेंसिटी एल्युमिनियम वाले वायर में, पहले वाले वायर में आया है। अब आगे दूसरे वाले में कह रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताओ। दूसरे वाले में ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताना है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए जो सबसे पहली नज़र में फार्मूला पिक्चर में आता है ध्यान में, वो है ये I बराबर NeAVD। इसमें I तो दिया है, इस बार भी और इधर भी 10 और 10 होगा। E याद होता है, एरिया निकाल सकते हैं क्योंकि रेडियस दिया हुआ है। VD निकल आना चाहिए अगर N पता होता तो। क्या N पता है, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ऑफ कॉपर। ये आपका जो दूसरा वायर है कॉपर का, इसमें N का वैल्यू दिया है। तो सब कुछ नोन हो गया है, अब तो बस वैल्यू ही पुट करनी है और तो कुछ बचा नहीं है। I का वैल्यू 10 रख दो, N का वैल्यू ये वाला रख दो 8.4 × 10⁻28, E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, एरिया πr², R रेडियस कॉपर वाले वायर का लोगे, दूसरे वाले वायर का लोगे 0.16 का आधा 0.8 × 10⁻⁻² मल्टीप्लाई करेंगे। अब मीटर में हुआ स्क्वायर कर देंगे, तो एरिया हो गया मल्टीप्लाइड बाई VD। ये हो गया आपका I, ये हो गया N, ये हो गया E, ये हो गया A, ये हो गया VD। रेस्ट इज कैलकुलेशन, यू कैन प्रोसीड। तो VD यहाँ से जो आएगा दैट विल बी 10 डिवाइड बाई होल ऑफ दिस कंटेंट। मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे इसको हमें डिवाइड कर देना है। अब ये कैलकुलेशन आप एक बार चाहें तो खुद से ही कर लें, नहीं तो कैलकुलेटर का हेल्प ले लें।
फाइनली आप इस स्टेप पे यानी कि आंसर की तरफ अप्रोच कर जाओगे। इन्होंने करंट डेंसिटी निकाला है, किसका निकाला है, कॉपर वायर में। ये शायद पूछा नहीं है, फिर भी इन्होंने निकाल लिया है। करंट डेंसिटी पूछा गया था एल्युमिनियम वाले वायर में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा गया था कॉपर वाले वायर में। तो करंट डेंसिटी कॉपर वाले वायर में रिक्वायर्ड नहीं था, फिर भी इन्होंने निकाला है, तो कोई बात नहीं है। एक्चुअली किया क्या है, इन्होंने दूसरा मेथड फॉलो कर लिया है। करंट डेंसिटी की मदद से इन्होंने निकाला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। फॉर दैट पर्पस इन्होंने करंट डेंसिटी निकाली है। बट हमें जो सबसे पहले नंबर का फॉर्मूला याद आता है फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वही यहाँ पर काम कर जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें गिवन हैं। आई गिवन है, एन गिवन है, ई गिवन है, ए गिवन है। तो करंट डेंसिटी को निकाल करके वी डी निकालना ये उचित नहीं होगा, हालांकि रॉन्ग नहीं है, बट राइट क्या है कि आई बराबर एन ई ए वी डी लगाओ और वैल्यू पुट करो, फॉर्मूले में सीधा आंसर आएगा। फिर भी अगर आप चाहो तो मैं थोड़ा इसमें एक्सप्लेन कर दूं कि करंट डेंसिटी आपने निकाल लिया है और फिर करंट डेंसिटी को आपने एन ई वी डी लिख दिया है, क्योंकि यहाँ से आई बाई ए अगर कर दिया जाए तो एन ई वी डी आ जाएगा। मोर और लेस बात वही है, जब आपको समझ में आए तो आप ऐसे कान पकड़ो चाहे वैसे। एक और क्वेश्चन रह गया है, उसको भी कर लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं स्टेडी करंट फ्लो कर रही है, ये वाली वर्ड अंडरलाइन कीजिएगा, ये वाली वर्ड नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। मतलब आप यहाँ पर जो वायर बनाओगे वो कुछ अलग प्रकार का है, ऐसा नहीं है कि उसकी मोटाई और पतलाई दोनों तरफ बराबर है, एक तरफ से मोटा है एक तरफ से पतला है। आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो। उल्टा मतलब ऐसा कि लेफ्ट साइड से मोटा बना लो, राइट साइड से पतला बना लो। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि Which of the following quantities is constant along the conductor? Current density, drift speed। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर एक ऐसे डॉटेड लाइन बनाइए, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड दिस इज अनदर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो कि आगे जाके थोड़ा कम हो गया है। तो यहाँ पर आप नोटिस करना, चार्ज आप 10 कूलम का मान लो एंटर करते हो, 10 कूलम का करंट 1 सेकंड में, 10 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में अगर घुस रहा है तो 10 कूलम ही तो बाहर आएगा। चार्ज को लेकर के तो कोई तनाव नहीं है। अंतर ये पड़ेगा कि यहाँ पर जैसे एक एक कूलम के लिए लाइन बनानी है तो 10 लाइन बनाओगे, 10 लाइन आपने ऐसे काउंटिंग कम ज़्यादा हो सकती है, यहाँ पे 10 बनेगी और यहाँ पे भी 10 बनेगी। तो जब आप यहाँ पे 10 बनाओगे तो देखो ध्यान से, लाइनें पास हो जाएंगी और यहाँ पे दूर दूर हो जाएंगी। तो आपको यहाँ पर बिना फॉर्मूले के ही समझ आ गया कि जहाँ पर लाइनें दूर दूर हैं उनकी जो क्राउडनेस है, जो डेंसिटी है, वो रिलेटिवली लेसर है और यहाँ पे ज़्यादा है। मतलब 10 लोग को निकलना है, यहाँ से निकलेंगे तो चपक के निकलेंगे, पास आएंगे तो यहाँ पर यू कैन से करंट डेंसिटी घट जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लोग पास हो गए हैं। जो स्ट्रीम लाइन्स हैं, जो करंट है वो पास हो गई हैं। तो करंट डेंसिटी जे वो दोनों तरफ बराबर नहीं है, वो यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे लेस है। अगेन थिंक अबाउट करंट डेंसिटी तो समझ आ गया। करंट के बारे में क्या कहते हो, करंट आई होता है Q/T, इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। जितना चार्ज यहाँ से घुस रहा है उतना ही तो निकल रहा है। चार्ज ज़्यादा निकल नहीं सकता, चार्ज ज़्यादा घुस भी नहीं सकता, क्योंकि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज ना अंदर इकट्ठा होना है और न ट्यूब में चार्ज खाली होना है। तो चार्ज का फ्लो स्टेडी है, आने वाला चार्ज इक्वल टू जाने वाला चार्ज। सो करंट के बारे में मोर और लेस अगर आपने कहा तो वो गलत हो जाएगा। आई का वैल्यू जो यहाँ होगा वही आई का वैल्यू यहाँ भी होगा। अब यहाँ पर पूरा ही करा देते हैं इस क्वेश्चन को, हालांकि आंसर तो आ गया है कि इन सारी क्वांटिटीज़ में जो ये करंट है वो कांस्टेंट होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को पूरा करा देते हैं। इसमें और भी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि करंट समझ आया कि ये तो कांस्टेंट चलेगा, और जो करंट डेंसिटी है प्रोपोर्शनल टू 1/A होगा। जैसे कि एरिया यहाँ कम है तो जिस अनुपात में एरिया यहाँ कम है, मतलब मान लो आधा हो गया
तो यहाँ करंट डेंसिटी डबल हो जाएगी, इन्वर्स प्रोपोर्शनल आएगा। व्हाट अबाउट ड्रिफ्ट स्पीड, तो यहाँ पर आप रटने के पॉइंट से अभी समझ लो, समझाने के पॉइंट से मैं अभी बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें एरिया पे इन्वर्स में ही जाती हैं। जैसे कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कोई पूछे करंट डेंसिटी, जैसे कोई पूछे ड्रिफ्ट स्पीड, आपको ऑलवेज बोलना है सर आगे एरिया जो है ना वो जहाँ कम हो जाएगा वहाँ सब कुछ बढ़ जाएगा। करंट को छोड़ दो तो बाकी लगभग सारी चीज़ें सब कुछ बढ़ ही जाता है। और इसको अगर आप जैसे समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो कि जैसे यहाँ से पानी वाटर का इन हो रहा है और पानी यहाँ से आउट हो रहा है। तो जब पतली ट्यूब आपने पौधों में पानी डाला होगा, देखा होगा कि आप अगर ट्यूब को आगे से पतला करो तो पानी बहुत तेज़ निकल आता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पानी की जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी। कहाँ? जहाँ ट्यूब पतली है, जहाँ एरिया कम है। तो एरिया यहाँ पे कम है इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे कम हो जाएगी। अभी तक तो मैंने कोई ज़्यादा फार्मूले यूज़ नहीं किया, बट फार्मूले से ही अगर आप फोकस करना चाह रहे हो तो आप लिखो सबसे पहले I बराबर NEAVD, और यहाँ हर जगह n सेम होगा। कारण क्योंकि मटेरियल वही है। करंट ये मैंने साबित कर दिया, जितना चार्ज इन होगा उतना ही आउट होगा, वो भी सेम होगा। तो जो चीज़ें कांस्टेंट हैं उसको आप कट करते जाइए, C से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर A इंटू VD बराबर C हो गया। अब आप V के बाद D ना लिखो थोड़ी देर के लिए, तो शायद आपको 11वीं क्लास का कुछ आ जाए याद आ रहा होगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1V1 बराबर A2V2 वही है ये। A इंटू V बराबर कॉन्स्टेंट, जिधर एरिया कम हो जाएगा उसी अनुपात में उधर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हाउ विल बी रिलेटेड विद एरिया, ये भी आप कहोगे कि इन्वर्स में जाएगा। VD प्रोपोर्शनल टू 1/A, J प्रोपोर्शनल टू 1/A। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कभी पूछा जाए प्रोपोर्शनल टू 1/A, करंट प्रोपोर्शनल टू 1/A। नहीं, ये गलत है। करंट को छोड़ दो, बाकी सब चीज़ें प्रोपोर्शनल टू 1/A होता है। ये मैंने एक मोटी मोटी ट्रिक टाइप का बताया, कंसेप्ट भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये हेडिंग ख़त्म हो गई। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो भी ख़त्म हो गए, सारे हो गए। नहीं, एक रह गया ये वाला, इसको भी करना पड़ेगा। अरे ये 2 रह गए हैं भाई, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। कह रहे हैं इसमें, अच्छा ये क्वेश्चन इसके बाद वाला वो तो बड़ा मुश्किल है, देखते हैं क्या होता है। इसमें कह रहे हैं कि ये आसान है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं जाएगा। इसके बाद वाला मुश्किल है। सैंपल है एक सिलिकॉन का, या कोई भी मटेरियल आप मान लो। सिलिकॉन सुन करके डरने की ज़रूरत नहीं है, और ये भी नहीं सोचना कि ये तो इस चैप्टर का क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब आप मोस्टली इस चैप्टर में नहीं पढ़ोगे। आखिरी का एक चैप्टर है वहाँ पे पढ़ोगे, लेकिन डजंट मीन इस क्वेश्चन को हम एंड वाले चैप्टर में ले जाएं। यहाँ पर भी किया जा सकता है, तो कर लेते हैं। ये एक सिलिकॉन का सैंपल है जिसके बारे में कह रहे हैं कि ये जो लंबाई है, लेंथ, ये इन्होंने बता दी है। वैल्यू हम बाद में पुट कर लेंगे। L की वैल्यू 6 × 10⁻²। अब साइड से देखो तो इसमें आपको कुछ इसके में विड्थ और थिकनेस सब दिखेगी, ये और ये। तो यहाँ पर जो W है विड्थ ये इन्होंने दे दी है, और जो ये थिकनेस है ये भी इन्होंने दे दी है। मतलब L, B, H लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बता रखे हैं। इसके बाद कह रहे हैं करंट इसमें इन एंड आउट हो रहा है। 4.8 मिली एम्पियर का करंट इसमें इन एंड आउट हो रहा है, ये देख लीजिए। ठीक है। व्हाट इज़ द करंट डेंसिटी, जे पूछ रहे हैं, तो बड़ा आसान सवाल हो गया। क्यों? क्योंकि जे बराबर सीधा फॉर्मूला लग जाएगा, I/A। करंट दे दिया है 4.8 मिली एम्पियर है, तो एम्पियर में कर लिया मैंने इसको। और एरिया कौन सा लेंगे, बस ये ध्यान रखना, एरिया वो जो करंट के परपेंडिकुलर हो। तो करंट ऐसे जा रही है, ये वाला एरिया जो है, यानी कि यू कैन से ये वाला एरिया जो है, ये एरिया इसके परपेंडिकुलर होगा। तो एरिया स्क्वायर या रेक्टेंगल का अगर हम बात करें तो L × B होता है। तो मोस्ट कॉमन एरर ये हो सकती है कि लोग हो सकता है कि एरिया निकालने के लिए इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दें, या हो सकता है इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दें। कौन से 2 लोग मल्टीप्लाई होंगे, बस ये समझो, ये आपका एरिया लिया जाना है। तो जो विड्थ है और जो थिकनेस है, ये और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 4 × 10⁻³ और 25 × 10⁻⁵, दैट्स इट। अब आप चेक करें यहाँ पर, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए,
और ये देख लीजिए फाइनली आंसर मैच हो गया। अब इसके बाद में आगे उन्होंने कुछ तामझाम फैलाया कि कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके अंदर जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समझ रहे हो, फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वो इन्होंने बताया। एन की वैल्यू इन्होंने ये बताई, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एन। इसके बाद फिर कह रहे हैं कि फाइंड हाउ मच टाइम डज इट टेक द इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल फुल लेंथ। ये लगभग सवाल वैसे ही हो गया जो जब पीछे किए थे। आपको यहाँ पर अगर ये पता है कि जो यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रिफ्ट हो करके जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हालांकि इधर नहीं जाएंगे, वो क्यों भैया, करंट इधर जा रही है ना, इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट फ्लो करते हैं। हालांकि डायरेक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, उसके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है, बट पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट फ्लो करता है। तो कितने टाइम में इधर से उधर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, टाइम पूछ रहे हैं ना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी v या vd जो भी आप कहें वो हो जाएगा डिस्टेंस यानी कि l, ये वाली डिस्टेंस यानी कि l डिवाइड बाई t। इस फॉर्मूले में VLT में अगर कोई दो लोग पता है तो तीसरा निकल आएगा। टाइम हमें निकालना है और डिस्टेंस ये हमें नोन है। अगर v भी किसी तरह से पता चल जाए, v मतलब vd, तो हम उसे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। v निकालने के लिए फॉर्मूला लगाओ, I बराबर NEAVD या I/J बराबर N और EVD। अभी आपने J तो निकाल लिया है, इसके पहले ही निकाल लिया होगा, उसे यहाँ रख देना। N क्वेश्चन में ये देखो दीन है, यहाँ पे रख देना। E हमें याद होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, वो भी रख देना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगा, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जाएगा उसे यहाँ रख देना। L की वैल्यू जो दी हुई है, L की वैल्यू जो दी हुई है, ये L की वैल्यू नहीं है, ये L की वैल्यू है। यहाँ पर 6 इंटू 10 की पावर -2 रख देना और डिवाइड बाई t कर देना। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने निकाल ली होगी। यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकाल ली होगी, पहले आपने J निकाला होगा, J आपका यहाँ पर आ गया होगा 4800 और फिर आपने J बराबर NEVD वाला फॉर्मूला लगाया होगा, तो VD J/NE हो जाएगा। J की वैल्यू ये रख देंगे, N की वैल्यू 10 की पावर 22 रख देंगे, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -90 रख देंगे, तो यहाँ से VD आ जाएगा। VD की वैल्यू आपने यहाँ रख देनी है। कितनी आएगी VD की वैल्यू 3, तो वो यहाँ रख देनी है। अब आप सॉल्व कर लेंगे तो टाइम आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड। इतने टाइम के बाद में इलेक्ट्रॉन आर पार हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, आप इसे चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, कमज़ोर दिल के लोग इस क्वेश्चन को ना करें। जेई और नीट के लिए भी ये क्वेश्चन, के लिए भी नहीं, के लिए ही ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर जो मुश्किल वाली बात है वो ये है, उसको इस फार्मूले से नहीं करना है, विदाउट फार्मूला आप करें, आराम से हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या स्टोरी है। पहले उस स्टोरी की बात कर रहा हूँ जो आपको आसानी से समझ में आएगी, फिर धीरे धीरे टफ वाले पार्ट पे जाएंगे। यहाँ पे कह रहे हैं करंट 1 एम्पियर है, I 1 एम्पियर ले लिया मैंने भाई, ओके। इसके बाद में कह रहे हैं लेंथ जो है ये 1 मीटर है, बहुत बढ़िया, नहीं 0.1 मीटर है, ठीक है। इसके बाद में कह रहे हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये आपका 10 की पावर -6 m² है, ये एरिया दिया हुआ है। इसके बाद में करंट डेंसिटी J पूछी ना, तो करंट डेंसिटी J निकालने के लिए तो बिल्कुल आसान सी बात है ना, I/A लगा दो। तो I की वैल्यू 1 है और A की वैल्यू 10 की पावर -6 है, तो ये 10 की पावर 6 आ जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यही आया होगा, ये हो गया। तो आसान सी बात है, बच्चा भी कर लेगा। इसके बाद में कह रहे हैं, अब मुश्किल वाली बात आ गई कि देयर बी अ 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम इन कॉपर, डिटरमाइन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। यहाँ पर इन्होंने जो दिक्कत खड़ी कर दी है वो ये कि सीधा n नहीं बताया, मतलब I बराबर NEAVD होता है या J बराबर NEVD होता है। J हम निकाल ही लिए हैं, यहाँ रख दें J की वैल्यू 10 की पावर 6 और E की जगह रख दें 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो VD निकल आए अगर n पता होता तो, लेकिन n तो पता ही नहीं है और n सीधा क्वेश्चन में दीन भी नहीं है। तो n को जो ये इनडायरेक्टली दिए हैं, दिस मेक्स क्वेश्चन डिफिकल्ट। इसको निकालने के लिए लिटिल बिट केमिस्ट्री यहाँ पे यूज़ करनी पड़ जाएगी। आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर वही है कि एक्स्ट्रा लोड आएगा। इस फार्मूले से क्वेश्चन गलत हो जाता है मोस्टली यूनिट को लेकर के। आप यहाँ देख लीजिए
हालांकि बहुत स्मार्ट सोल्यूशन है ये, इन्होंने हर चीज़ को जो पुट किया है विद यूनिट पुट कर दिया है। तो यूनिट का खेल यहाँ पर जो प्रॉब्लम है बच्चों में मन आता है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। एंड बच्चों को कहा जा सकता है ये फार्मूला याद कर लो, बट ये फार्मूला आप अगर याद करेंगे तो बेसिक डाउन हो जाएगा। तो आप इस फार्मूले को अभी कट कर दें, बिना इस फार्मूले के अपने बेसिक की मदद से स्मॉल n को निकालने की कोशिश करें। देखें यहाँ पर कैसा निकलेगा। कह रहे हैं एक फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम है यहाँ पे कॉपर में, मतलब कॉपर के एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होता है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे ये कैसे पता लगाएं? बहुत आसान सी बात है। अगर 10 एटम हैं अगर कॉपर में तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 100 एटम है तो 100 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कुल मिला के अब हमको ये नहीं पता लगाना कि कितने एटम हैं, हाउ मैनी नंबर ऑफ एटम्स इन कॉपर, वी हैव टू फाइंड आउट दैट। तो कितने एटम होंगे कॉपर में, ये भी क्वेश्चन अधूरा सा है। पहले ये बताओ तो कि कितना अमाउंट कॉपर का लिए हो, 1 ग्राम कॉपर लिए हो या 1000 किलोग्राम लिए हो, ढेर सारा कॉपर। तो उसमें नंबर ऑफ एटम ज़्यादा आएंगे, उसमें कम आएंगे। तो वॉल्यूम जब आपको बताया जाएगा तो नंबर ऑफ कॉपर एटम एंड हेंस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। तो वॉल्यूम आप अपनी तरफ से पहले कुछ लेट करिए, कुछ और बाद में लेट कर लीजिएगा तो देखेंगे उससे आंसर पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। पहले अपनी तरफ से आप वॉल्यूम को लेट करिए। मैंने मान लिया कि वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। कॉपर ये आपने लिया है, ये कॉपर का एक मान लो क्यूब है और इस कॉपर के क्यूब का वॉल्यूम मान लो इतना है। तो यहाँ पे इस कॉपर का जो मास होगा वो कितना होगा? क्या इसे निकाल सकते हैं आप? क्यों नहीं निकाल सकते भाई? अगर डेंसिटी पता है तो देखो डेंसिटी क्वेश्चन में दी है, ये कहीं ना कहीं बताए हैं 8.9 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। इसका मतलब समझे क्या हुआ? यहाँ पर अगर 1 मीटर क्यूब तुम कॉपर का ले रहे हो तो वो 8.9 × 10⁻³ kg के बराबर होगा। मतलब एक कमरा आप रेडी करो जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हर तरफ से 1-1 मीटर का हो और उसके अंदर कॉपर भर दो। आप उसको वेट कर लो, वो इतना ही kg आएगा, 8900 8900 या 8.9 × 10⁻³ kg। आप एक्टिविटी कर सकते हो, अगर आपके पास पैसा है तो आप कॉपर ले आओ, इतना सारा तोल के देख लेना। तो ये आपका हो जाएगा 8.9 × 10⁻³ ये आ गया मास ऑफ द कॉपर। हमें अल्टीमेटली पहुंचना है कहाँ पे? नंबर ऑफ एटम्स। मास से नंबर ऑफ एटम कैसे पहुंच सकते हैं? थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा, मजबूरी है, वरना केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों लोग बच्चों को दोनों सब्जेक्ट एक साथ आते नहीं है। लेकिन इतना मूल कंसेप्ट आपको आई होप आता होगा। नहीं आता होगा तो हिंट मैं आपको दिए दे रहा हूँ। यहाँ देखो लिखा है एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट ये जो दिया है 63.5, इसके आगे आप ये लिख लो। मतलब ऐसा मान लो कि एटॉमिक वेट इज़ नॉट यूनिटलेस। एटॉमिक वेट की यूनिट होती है क्या? ग्राम नहीं, किलोग्राम नहीं, न्यूटन नहीं, ग्राम पर मोल। मतलब क्या है कि अगर किसी चीज़ का एटॉमिक वेट 63.5 ग्राम पर मोल है, इसका मतलब अगर अगले का तुमने 1 मोल ले लिया तो वो 63.5 ग्राम हो जाएगा। या यू कैन से अगर 63.5 ग्राम ले लिया तो वो 1 मोल हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब हमने जितना यहाँ कॉपर लिया है वो कितने ग्राम है पहले ये तो देखो, फिर हम उससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि यहाँ कॉपर कितने मोल है। मोलर अमाउंट बाद में पता चलेगा, पहले ग्राम में अमाउंट तो देख लो। तो यहाँ पे m की वैल्यू हो जाएगा 8.9 × 10⁻⁶ ग्राम। इतना ग्राम कॉपर हमारे पास है। और इस गणित से क्या समझ में आ रहा है कि अगर 1 ग्राम कॉपर हो हमारे पास तो ये हो जाएगा इतना मोल। क्लियर हुआ? 1 ग्राम = 1/63.5 मोल। अब देखो क्या हमारे पास 1 मोल कॉपर है? नहीं, हमारे पास तो 8.9 × 10⁻⁶ ग्राम कॉपर है। 1 ग्राम कॉपर = दैट अमाउंट इन मोल। सो हाउ मैनी मोल्स विल बी इन दिस ग्राम? मल्टीप्लाई कर दो सिंपली 1/63.5 से, या डिवाइड कर दो मतलब 63.5 से। ये हो गया आपका डिवाइड।
अब जो आपने निकाला है ये आपका कॉपर का मास आया है, मास नहीं कहेंगे, अमाउंट कहेंगे, लेकिन ये मोल में आ गया है। ये आपने नंबर ऑफ मोल्स इवेलुएट कर लिए कॉपर के, ये आपने 1 मीटर क्यूब में पता लगा लिया इतने मोल हैं। अब ये बताओ मोल हम निकाल क्यों रहे हैं यहाँ पे? मोल कंसेप्ट में आपको ये चीज़ पढ़ाई गई होगी कि काउंटिंग, गिनती जो है जब इन्वॉल्व होती है तो अवोगाड्रो नंबर इन्वॉल्व होता है। अवोगाड्रो नंबर का जो रिलेशन होता है वो मोल से होता है। अब अवोगाड्रो हाइपोथेसिस भी आपको बता देते हैं हल्की सी, बिना उसके होगा नहीं, यही थोड़ी सी केमिस्ट्री है कि 1 मोल ऑफ एनीथिंग, 1 मोल ऑफ एनीथिंग, इतना अगर कोई कह रहा है कि किसी चीज़ का हमारे पास 1 मोल है तो मतलब इसका ये है कि काउंटिंग में वो चीज़ लगभग में 6 × 10⁻23 है, 6 × 10⁻23 ऑफ दैट थिंग। हालांकि ये नंबर एग्जैक्ट नहीं है, 6.023 होता है, लेकिन रफ काम चला लो तो मतलब अगर आपके पास 1 मोल अमाउंट है, 1 मोल रुपया है, तो इसका मतलब 6 × 10⁻23 रुपया है। ये बहुत कम नहीं है, इतना ज़्यादा है कि ये एलन मस्क और अंबानी सबका पैसा मिला दिया जाए तो भी नहीं हुआ। इन सब का पैसा मिला करके भी 1 मोल नहीं बनता। आप समझ रहे होंगे हाउ हैवी 1 मोल फिगर ओवर हियर। 1 मोल होना ये आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल बात है। और यहाँ पर कॉपर जो है हमारे पास में इतना सारा मोल है, तो इतने सारे मोल में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे अब ये निकालना है। तो आपने कहा कि 1 मोल, अगर आपने एनीथिंग मतलब इसमें कॉपर भी हो सकता है ले लिया, तो इसके कितने आइटम हो जाएंगे? 1 मोल कॉपर आइटम इक्वल टू 6 × 10⁻23 आइटम ऑफ कॉपर, राइट। अब यहाँ पे देखो इतना मोल है कॉपर हमारे पास, और 1 मोल जो होता तो इतने आइटम होते, तो टोटल बताओ इधर कितने आइटम हुए। इस वाले को यहाँ से लेके आओ, कॉपी करो और मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे कर देते हैं मल्टीप्लाई, 6 × 10⁻23। ये आपने पता लगा लिए कि इन टोटल सबसे पहले देखो आपने 1 मीटर क्यूब लिया था। 1 मीटर क्यूब अगर आप कॉपर लेते हैं, मतलब एक कमरा आप रेडी करते हैं जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 1 मीटर है, और उसको कॉपर से फिल कर देते हैं, कॉपर ही कॉपर उसमें भर देते हैं, तो उसके अंदर कितने एटम होंगे वो आपने ये निकाल लिया। और हर एटम से ऐसा प्रश्न में कहा गया है 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है। तो जितने एटम आपने निकाले हैं, जितने यानी इतने एटम आपने निकाले, इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ये आपने कैपिटल एन का वैल्यू निकाला है। कैपिटल एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इसको सॉल्व आप कर लेना, एंड डिवाइडेड बाय अगर हम कर दें इसमें v से तो स्मॉल n आ जाएगा। v इंटेंशनली मैंने 1 माना था ताकि डिवाइड करने में मुश्किलात ना आए, कोई दिक्कत ना आए। अगर आप v2 ले लेते ना तो ये फिगर डबल आती, यहाँ भी डबल आता, यहाँ भी डबल आता, तो स्मॉल n तो वही आ जाता ना। अगर आप v वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब लेते तो वो 3 गुना आता, तो ये भी 3 गुना आता, इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब स्मॉल n v पे डिपेंड ही नहीं करता तो फिर हमने v को सबसे इजी फिगर ले लेनी है, दैट इज़ 1। तो वही हमने यहाँ लेके रखा, n को निकाला, तो ये आपने जो निकाला है ये n का वैल्यू है। अब चलते हैं क्वेश्चन के सल्यूशन की तरफ। ये यहाँ पर हमने पेस्ट किया, आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ये आपका 8.9 इंटू 10 की पावर ये, और ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका सॉल्व हो करके स्मॉल n का वैल्यू। और स्मॉल n का जब वैल्यू आ जाएगा तब आप इसके बाद क्या निकालेंगे? करंट की वैल्यू निकालेंगे। इन्होंने क्या पूछा था? 1 फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो J बराबर VD बराबर J/NE लगा देंगे। J तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, ऑलरेडी निकला हुआ है, और N में केवल इशू हो रहा था, तो N जो आप निकालेंगे उसको आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल रहा, कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो पूछिएगा, डिस्कस करिएगा, कैलकुलेशन पार्ट एक बार रीचेक कर लीजिएगा। इतना ही कुछ था इस सेशन में। बाकी आगे की कहानी आगे के सेशन में। कोई अगर बात आपको कम समझ में आ रही है तो निसंकोच आप कमेंट कर सकते हैं।